हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। बोहर के परमाणविक मॉडल के अभिग्रहितों का उल्लेख कीजिए। इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है। यह प्रश्न आधारित है बोहर के परमाणविक मॉडल पर। तो इस प्रश्न की अवधारणा है बोर का परमाणु मॉडल। इस प्रश्न में हमें बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहितों को लिखना है। साथ ही हमें इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या प्राप्त करनी है। त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। बच्चों, बोर के परमाणु मॉडल के मुख्य 3 अभिग्रहित हैं। बोर का पहला अभिग्रहित, कोई इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थायी कक्षाओं में विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित किए बिना परिक्रमण कर सकता है। प्रत्येक परमाणु की कुछ निश्चित स्थायी अवस्थाएं हैं जिसमें यह रह सकता है और प्रत्येक संभव अवस्था में कुल ऊर्जा निश्चित होती है। इन संभावित अवस्थाओं को परमाणु की स्थिर अवस्थाएं कहते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु में एक नाभिक और उसके चारों ओर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। तो यहां पर बोर का पहला अभिग्रहित यह कहता है कि नाभिक के चारों ओर कुछ विशिष्ट कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जब तक परिक्रमा करता रहेगा किसी भी प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है। किसी भी प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है, जिन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? स्थिर अवस्थाएं या स्थिर कक्षाएं कहते हैं। चलिए अब हम लिखते हैं बोर के परमाणु मॉडल का दूसरा अभिग्रहित। चलिए देखते हैं दूसरा अभिग्रहित क्या है बच्चों। इस अभिग्रहित के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में ही परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्णांक गुणज होता है, अर्थात L बराबर NH/2 पाई। L जो कि कोणीय संवेग है, जिसे हम लिख सकते हैं mvr बराबर NH/2 पाई। और यहां पर n है मुख्य क्वांटम संख्या। n है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या जिसका मान हो सकता है बच्चों 1 2 3 4 और आगे भी जा सकते हैं। बच्चों, दूसरा अभिग्रहित यह कह रहा है कि नाभिक के चारों ओर कुछ ऐसी कक्षाएं तो हैं जिसका जिक्र पहले अभिग्रहित में किया गया है, जिन्हें हम क्या नाम दे रहे हैं? जिन्हें हम स्थायी कक्षाएं कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं स्थायी कक्षाओं में परिक्रमा करने के लिए या परिक्रमा कर सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग क्या हो बच्चों? h/2 पाई, h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो। यानी कि कहना यह चाहते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है बच्चों वह क्वांटीकृत है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या है बच्चों? क्वांटीकृत है। h/2 पाई का हमेशा क्या होगा? पूर्ण गुणज होगा। चलिए बच्चों, अब हम बोर के परमाणु मॉडल के तीसरे अभिग्रहित की बात करेंगे। बोर का तीसरा अभिग्रहित, इस अभिग्रहित में परमाणु सिद्धांत में प्लांक तथा आइंस्टाइन द्वारा विकसित क्वांटम परिकल्पनाओं को समाविष्ट किया गया है। इसके अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन अपने विशेष रूप से उल्लिखित
अविकर्णी कक्षा, जिसे हम स्थायी कक्षा कहते हैं, से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर सकता है। जब यह ऐसा करता है तो एक फोटॉन उत्सर्जित होता है जिसकी ऊर्जा प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। देखिए बच्चों, मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन अभी इस कक्षा में परिक्रमा कर रहा है जिसकी ऊर्जा E2 है। तो बच्चों जब यह इलेक्ट्रॉन, जब तक इस कक्षा में, आप इसे ऐसे समझ पाएंगे, ये नाभिक रहा हमारा, ये कक्षा रहा और ये दूसरी कक्षा रही बच्चों, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि हमारा इस E2 ऊर्जा स्तर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, तो जब तक इस कक्षा में परिक्रमा करता रहेगा तब तक वह किसी भी प्रकार के विकिरण का उत्सर्जन नहीं करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अविकर्णी कक्षा कहते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं। परंतु इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, देखिए इलेक्ट्रॉन विशेष रूप से उल्लेखित अविकर्णी कक्षा में से दूसरी निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में संक्रमण कर सकता है, ट्रांजिशन कर सकता है, अर्थात वो यहां से बच्चों यहां पर जंप कर सकता है, कूद सकता है। तो जब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है बच्चों, तब वह क्या करेगा, तब वह फोटोन का उत्सर्जन करता है। और उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा हम कैसे देंगे, एच न्यू बराबर होता है E2 माइनस E1, जहां पर E2 है उच्च ऊर्जा स्तर वाले कक्ष का ऊर्जा और E1 है निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्ष का ऊर्जा। जब वह उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदेगा या आएगा बच्चों, तब वह विकिरण का उत्सर्जन करेगा, जिसकी ऊर्जा किसके बराबर होगी, जिसकी ऊर्जा उन दोनों कक्षाओं की ऊर्जा स्तरों का या ऊर्जाओं का अंतर होती है। ठीक है बच्चों, तो ये था बोर के परमाणु मॉडल के 3 अभिग्रहित। चलिए अब हम चलते हैं इस प्रश्न के अगले भाग पर, जहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा की त्रिज्या के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। चलिए मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान हम मान रहे हैं स्मॉल m, जिस पर आवेश है E, एक r त्रिज्या, बच्चों चूंकि हमें किसी भी nवीं कक्षा की बात करना है तो हम इस त्रिज्या को Rn लिख सकते हैं, nवीं कक्षा हो जाएगा। मान लेते हैं किसी भी nवीं कक्षा जिसकी त्रिज्या हम Rn ले रहे हैं, और मान लेते हैं ये जो इस कक्षा में Vn की चाल से घूम रहा है। तो बच्चों देखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये हमारा नाभिक हो जाएगा, ये नाभिक हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन हम दिखा देते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन एक वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, एक वृत्तीय गति कर रहा है, तो बच्चों हम जानते हैं कि वृत्तीय गति करने के लिए क्या चाहिए होगा बच्चों, वृत्तीय गति करने के लिए चाहिए होता है अभिकेंद्र बल। वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक बल को ही हम कहते हैं अभिकेंद्र बल, और ये होता है mv का वर्ग बटे r। अब चूंकि हम nवीं कक्षा की बात करेंगे तो हम यहां पर n लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा पहला समीकरण, ये है आवश्यक अभिकेंद्र बल। अब चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा ये जो नाभिक है इसका परमाणु संख्या Z है, और Z कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यहां पर इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या Z है। तो बच्चों हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पे उतना ही धन आवेश होता है। ठीक है, तो यहां पर कुल आवेश नाभिक में कितना हो जाएगा, नाभिक में कुल आवेश हो जाएगा Z इंटू E। अब देखिए ये अभिकेंद्र बल मिलेगा कहां से, ये अभिकेंद्र बल मिलता है बच्चों कूलाम के नियमानुसार। नाभिक में धनावेश है, ये कूलाम का नियम नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि नाभिक में धनावेश होता है, तो हम यहाँ पर कूलाम का नियम लगा सकते हैं, धनावेश और ऋण आवेश में आकर्षण होगा। इसी आकर्षण बल से यहाँ पर अभिकेंद्र बल प्राप्त होता है। तो चलिए कूलाम के नियम से नाभिक के धनावेश और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा बच्चों, आकर्षण बल
किसके किसके बीच बच्चों? नाभिक में जो धनावेश है अर्थात जो प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन जो कि कक्षा में परिक्रमा कर रहा है उसके बीच जो आकर्षण बल है, आकर्षण बल, आकर्षण बल कितना हो जाएगा बच्चों? इसके लिए हम सूत्र लगा देंगे। कूलाम का नियम जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई। Q1 Q2 होता है बच्चों, तो यहां पर हमारा एक आवेश E है और एक आवेश हो जाएगा ZE। ये इस नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों का कुल आवेश बटे दूरी का वर्ग यानी Rn का वर्ग। ये रहा बच्चों समीकरण नंबर 2। अब चूंकि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल ही यहां पर अभिकेंद्र बल प्रदान कर रहा है, अर्थात दोनों का मान होना चाहिए बराबर। तो चलिए हम दोनों के मान को बराबर कर देते हैं। आप कह सकते हैं कि Fc बराबर होना चाहिए Fe, जहां पर कि Fc है अभिकेंद्र बल और Fe है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। मान रखते हैं बच्चों यहां पर। तो हम अगले पेज में चलते हैं। हमें मिलेगा mvn का वर्ग बटे Rn का वर्ग बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE का वर्ग बटे Rn का वर्ग। परंतु बच्चों अभी हमने देखा बोर के परमाणु मॉडल का जो द्वितीय अभिग्रहित है जो ये कहता है कि कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है, अर्थात mvr हमेशा h/2 पाई का क्या होगा बच्चों? पूर्ण गुणज होगा, जहां पर n क्वांटम संख्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। तो यहां पे हम nवें कक्ष की बात कर रहे हैं तो हम n लगा देंगे यहां पर। mvn Rn बराबर nh/2 पाई। तो यहां से हम देख सकते हैं कि Vn का मान हमें मिल जाएगा nh/2 पाई mRn, और इसे हम रख देते हैं बच्चों इस समीकरण में। यहां पर हम Vn का मान रख सकते हैं, इसे हम समीकरण नंबर 3 लिख सकते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम मान रख देंगे, इस समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रख देंगे बच्चों, जहां पे हमने Vn का मान ज्ञात किया हुआ है। तो हम रखने वाले हैं समीकरण 4 का मान यानी Vn का मान समीकरण 3 में। यहां पर हम Vn का मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा m/Rn और Vn का मान है nh/2 पाई mRn और इसका वर्ग भी तो है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग Rn का वर्ग। तो ये हो जाएगा mn का वर्ग h का वर्ग भागित 4 पाई का वर्ग m का वर्ग Rn का घन हो जाएगा बच्चों, क्योंकि Rn का वर्ग यहां से मिलेगा और Rn पहले से है 1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर बच्चों z होगा ZE स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE का वर्ग Rn का वर्ग। चलिए इसे अब हम हल करते हैं। देखिए बच्चों हमें मिलेगा mn का वर्ग h का वर्ग। देखिए यहां से एक m और एक m की कहानी खत्म हो गई थी। अच्छा अभी हमने कटाया नहीं है बच्चों, लेकिन हम कटा सकते हैं। चलिए हम अगले स्टेप में कटा देंगे, अभी हम वैसा ही लिख लेते हैं। अभी हम कटा नहीं रहे बच्चों, अभी हम कटा नहीं रहे हैं। तो यहां से हमें मिल रहा है mn का वर्ग h का वर्ग बटे 4 पाई का वर्ग m का वर्ग Rn। यहां से हमने इस Rn को और Rn को काट दिया है, एक Rn बच जाएगा बच्चों हमारे पास, और हमारे पास बचा है यहाँ पे ZE का वर्ग बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अब चूंकि हमें आर एन ज्ञात करना है तो अब हम आर एन ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो हमें आर एन मिल जाएगा। देखिए अब हमें आर एन क्या मिलेगा, हमें आर एन मिलेगा एम एन का वर्ग एच का वर्ग और 4 पाई अपसाइड नॉट आके इधर गुणा हुआ है और भाग में पहले से हमारे पास 4 पाई का वर्ग एम का वर्ग ई का वर्ग पहले से है बच्चों। अब हम काट सकते हैं। यहाँ तो देखिए क्या क्या चीज़ें कट रही हैं। यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, 1 पाई से 1 पाई कट जाएगा, 1 एम से 1 एम भी कट जाएगा। तब हमें आर एन बराबर मिल रहा है अपसाइलन नॉट एन का वर्ग एच का वर्ग भागित पाई एम ई का वर्ग। और ये है बच्चों एनवी कक्षा की त्रिज्या। और हम देख सकते हैं कि यहां पर आर एन समानुपाती है एन के वर्ग के। क्यों समानुपाती है बच्चों? क्योंकि यहां पर अपसाइलन नॉट एच पाई एम और ई ये सब तो कांस्टेंट हैं, नियत हैं। अर्थात एनवी कक्षा की त्रिज्या मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।